Hi students, today we will see history subject chapter number 3rd इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल मतलब अंग्रेजी सत्ता के जो परिणाम है वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। मतलब कि ब्रिटिश जो रूल थे उनके इंडिया के ऊपर क्या परिणाम हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, सेकंड चैप्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे फाउंड हुई थी, फाउंडेशन हुआ था उसका। वी हैव सीन दैट ड्यू टू जोग्राफिकल डिस्कवरीज द यूरोपियन पावर्स रीच द इंडियन कोस्ट। हमने देखा कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप की सत्ताएं भारत के तटों पे, मतलब जो किनारों जो है उसके ऊपर किस तरह आ पहुंची थी। ऑल यूरोपियंस इंक्लूड पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश एंटर द रेस फॉर कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट। मतलब क्या कि जो पोर्तुगीज जो थे, डच थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे, ये सभी जो सत्ताएं थी भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने के लिए सत्ता में स्पर्धा के लिए उतरी थी। When British came to India for trade purpose, the Portuguese had already settled here and they gave a bitter resistance। और देखो, जब अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए तब भारत में पहले से ही आए हुए जो पोर्तुगीज जो लोग थे उन्होंने उनका, मतलब किनका, ब्रिटिश लोगों का कठोर विरोध किया। बिटर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कठोर विरोध करना। लेटर फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप बिटवीन देम। कालांतर में अंग्रेज और जो पोर्तुगीज जो लोग थे इनों में मित्रता के संबंध स्थापित हुए। बट टू इस्टेब्लिश द डोमिनेशन ओवर इंडिया द ब्रिटिश हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर। देखो, पोर्तुगीज जो थे और अंग्रेज जो थे इनके बीच में मित्रता के संबंध स्थापित हुए, लेकिन दोनों के बीच का जो विरोध था वो कायम था। पर ये जो भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की जो स्पर्धा चल रही थी, इसमें अंग्रेजों को फ्रांस, डच और जो स्थानीय जो सत्ताधीश थे इनके विरोध का सामना करना पड़ा था। देखो, अभी अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। द ब्रिटिश एंड द मराठास, अंग्रेज और मराठे। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। देखो, मुंबई जो था ये अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। पश्चिमी भारत का ये क्या था? प्रमुख केंद्र था। कौन सा जगह? मुंबई। दे वेर ट्राई टू एक्वायर द नियर बाय टेरिटरीज बट द मराठा हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट। इसके आसपास के जो प्रदेश थे उनको अपने अधिकार में कर लेने का अंग्रेजों का प्रयास था, परंतु ये जो प्रदेश थे इनके ऊपर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़ थी। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, हिज अंकल रघुनाथ राव अप्रोच फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू हिज ग्रिड फॉर पेशवेशिप। देखो, माधवराव जो पेशवा था उनके मृत्यु के बाद जो पेशवा पद जो है उसकी लालसा में आकर उनकी उस पद की लालसा में आकर उनके जो चाचा जो थे उनका नाम क्या था? रघुनाथ राव पेशवा। ये जो रघुनाथ राव जो थे इन्होंने अंग्रेजों से क्या की? सहायता मांगी। क्या की? सहायता मांगी। किस चीज के लिए? पेशवाशिप के लिए। दिस लेड टू द
एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स। और इसी प्रकार से मराठों की जो राजनीति थी उनमें अंग्रेजों ने प्रवेश किया। ड्यूरिंग 1774 to 1818 3 wars were fought between the Marathas and the British। देखो 1774 से लेके 1818 तक 3 बार युद्ध किए गए मराठा और अंग्रेजों के बीच। ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर द मराठा यूनाइटेडली फेस द ब्रिटिश एंड हेंस प्रूव्ड सुपेरियर। और प्रथम जो युद्ध था उसमें मराठा सरदार जो थे उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किया और इसमें इनकी विजय हुई। In 1782 with the Treaty of Salbai the first Anglo-Maratha war came to an end। और 1782 में जो सालबाई की जो ट्रीटी मतलब क्या एग्रीमेंट जो हम लोग उसे कहते हैं, संधि भी कह सकते हैं उसे, एग्रीमेंट हुआ, तो उस एग्रीमेंट के तौर पे अंग्रेज और मराठा के जो बीच चल रहा जो युद्ध था, प्रथम युद्ध, वो समाप्त हुआ, ऐसा घोषित किया गया। आई थिंक सो सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है कि सहायक सेना। अभी ये सहायक सेना जो है ये किस चीज़ के लिए क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। सहायक सेना मतलब इसमें ये जो ब्रिटिश जो लोग थे इनके पास जो आर्मी या जो फोर्स थी, ये हमारे जो भारत के जो सत्ताधीश थे इनके लिए वो दी जाती थी। ऐसा इसमें है। तो अभी हम लोग इसका पूरा डिटेल देखेंगे, द सब्सिडियरी अलायंस। In 1798 the Lord Wellesley arrived in India as Governor General। देखो 1798 में जो लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया। His objective was to establish the British dominion all over India। और संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना ऐसी इसकी नीति थी। For this he signed the subsidiary alliance with many Indian rulers। और इसके चल के उसने क्या किया था कि जो भारतीय जो सत्ताधीश थे उनके साथ सहायक सेना का समझौता करने की समझौता किया। According to this alliance, the Indian ruler were assured to British military help। और इस समझौते के अनुसार भारतीय जो सत्ताधीश जो थे उनको अंग्रेजी जो सेना थी, ब्रिटिश लोगों की जो सेना थी, वो सहायता करेगी, ऐसा आश्वासन दिया गया। There were some terms laid on them। परंतु इस सहायता के लिए उनके ऊपर कुछ शर्तें रखी गई। The Indian rulers have to maintain British army in their court and have to pay cash or part of their territory to company for its maintenance। और इस शर्त के अनुसार ऐसा कहा गया कि भारतीय जो राजाओं जो थे उनको उनके जो राज्य में अंग्रेजों की सेना जो है वो रखनी होगी, मतलब अपने राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी। और इस सेना का जो खर्च है और इस सेना का क्या जो है खर्च है, मेंटेनेंस जो है वो नगद मतलब क्या कैश में कैश में या उनकी जो इनकम होगी उस हिसाब से उनका जो प्रदेश है, ये जो भारतीय जो इंडियन जो रूलर है उनके इसमें जो प्रदेश है वो उनको कंपनी को देना
होगा, ऐसा उनका टर्म्स एंड कंडीशन था। The ruler would not have any alliance with any other power or declare um, war against any power without the intervention इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश। मतलब क्या कि भारतीय जो शासक थे वो अन्य सत्ताधीशों के जो साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित करेंगे, ऐसा भी वहाँ पे टर्म और कंडीशन था। द रूलर वुड एक्सेप्ट ए ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट, और क्या कहा गया है कि द रूलर वुड एक्सेप्ट ए ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट, मतलब क्या कि जो अपना जो दरबार होगा, भारतीय जो सत्ताधीश जो थे उनके दरबार में अंग्रेजों का एक जो प्रतिनिधि, रेसिडेंट का मतलब क्या है, प्रतिनिधि, उनको रखना होगा। सम इंडियन रूलर एक्सेप्टेड द सिस्टम एंड लॉस देयर फ्रीडम, और भारत के अनेक सत्ताधीशों ने इस जो एग्रीमेंट को जो है या टर्म्स और कंडीशंस को है स्वीकार किया और अपनी जो स्वतंत्रता है, मतलब लॉस्ट देयर फ्रीडम, अपनी जो स्वतंत्रता है उसको खो बैठे। इन 1802 बाजीराव सेकंड साइन द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश। देखो 1802 1802 में बाजीराव जो सेकंड था उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, मतलब क्या, सब्सिडियरी अलायंस का जो है वो ट्रीटी का मतलब एग्रीमेंट किया। दिस अलायंस इज वेल नोन एज ट्रीटी ऑफ वसई, और इसी एग्रीमेंट को वसई की एग्रीमेंट की तौर के ऊपर प्रसिद्ध है और जाना जाता है। बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार, परंतु यह जो ट्रीटी जो है, एग्रीमेंट जो है, ये अनेक जो मराठा जो सरदार थे उनको स्वीकार नहीं थी। दिस लेड टू द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, और इसी के कारण अंग्रेज और मराठों के बीच में दूसरा युद्ध हुआ। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश देयर वॉज इंक्रीज इंटरफेरेंस टू ऑफ ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट, और देखो इस विजय के बाद अंग्रेजों का जो मराठी जो राज्य है उसमें अपना इंटरफेयर बढ़ने लगा, मतलब वो हस्तक्षेप जो हम लोग कह सकते हैं, इंटरफेयर जो है वो बढ़ने लगा। दिस बिकेम इंटोलेरेबल टोलेरेबल एंड बाजीराव सेकेंड वेज ए वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, और यह हस्तक्षेप जो है बाजीराव जो सेकंड था उसको मान्य नहीं था और असह्य हो गया था उसको, और बाद में फिर उसने क्या किया कि बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल एंड इन 1818 ही सरेंडर टू द ब्रिटिश, और बाजीराव सेकंड जो है इस युद्ध में वो हार गया और 1818 में 1818 में उसने पूरी तरह से आत्मसमर्पण उन ब्रिटिश लोगों को कर दिया। By defeating the troop of Shinde, General Lake captured the Mughal emperor and gained victory over Hinduism। और देखो इस बीच जो मुगलों की जो राजधानी जो थी, मुगलों की जो राजधानी थी, द मुगल एम्परर प्रत्यक्ष में दौलतराव शिंदे के अधिकार में थी। वो किसके अधिकार में थी? अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलतराव शिंदे। बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे, शिंदे की जो सेना जो थी, ट्रूप मतलब क्या, सेना। बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे, जनरल लेक कैप्चर द मुगल एम्परर एंड गेन विक्ट्री ओवर हिंदुइज्म, और ये जो शिंदे की जो सेना थी उसको पराजित कर कर जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बना लिया था। क्या किया था? कैप्चर कर लेना, बंदी बना लिया और हिंदुस्तान के ऊपर विजय पा ली थी।
अभी जो अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। छत्रपति प्रताप सिंह। छत्रपति जो प्रताप सिंह है उनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ऑल्दो द पेशवाशिप came to an end, छत्रपति प्रताप सिंह of सातारा was still ruling। पेशवाशिप जो था मतलब पेशवाई जो थी उसका अंत हुआ, फिर भी सातारा के जो छत्रपति जो प्रताप सिंह जो थे वो गद्दी पर थे। ब्रिटिशर्स sign a treaty with Chhatrapati Pratap Singh and appointed Grand Duff as an officer to assist him in the state affairs। और देखो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ भी एक ट्रीटी की थी, करार किया था। और क्या किया कि ग्रांड डफ जो नामक जो अधिकारी जो है, उनको राज्य के प्रशासन में उनकी सहायता करने के हेतु उनको नियुक्त किया प्रताप सिंह के साथ। बट लेटर द छत्रपति वॉज डिथ्रोन एंड एक्साइल टू काशी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या किया गया कि छत्रपति जो थे उनको उनकी जो गद्दी जो है वहाँ से हटाया गया। डिथ्रोन मतलब क्या कि अपनी जो पद से हटा देना, तो उनके पद से हटा दिया गया और उनको कहाँ पे भेज दिया गया, काशी में भेज दिया गया। ही डाइड देयर इन 1847 और वहीं पर उनकी 1847 में मृत्यु हो गई। रंगो बापूजी गुप्ते, a loyal officer of Chhatrapati, fought the legal battle and went up to England, but his efforts were unsuccessful। छत्रपति प्रताप सिंह के जो प्रमुख जो प्रशासक जो थे उनका नाम क्या था, रंगो बापूजी गुप्ते। ये इंग्लैंड जाकर इस अन्याय के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई, गुहार लगाई, परंतु न्याय मांगने के उनके इस प्रयास क्या ये जो प्रयास जो थे ये क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हुए। लेटर द लॉर्ड डलहौसी रिजेक्टेड द adoption policy and in 1848 annexed the state of Satara। आगे चलकर क्या किया था, जो डलहौसी ने ये जो एक पॉलिसी थी अडॉप्शन की मतलब क्या कि उत्तराधिकारी, मतलब कोई किंग एक्सपायर हो जाता है उसकी जगह पे समझो कोई दूसरा उसका बेटा रहेगा या कोई उत्तराधिकारी रहेगा वो बैठता था। लेकिन ये जो एडॉप्शन की जो पॉलिसी थी ये डलहौसी ने क्या की, रिजेक्ट कर दी, अमान्य कर दी। और आगे जाकर ये जो पूरा जो सातारा का जो राज्य है वो 1848 में 1848 में उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, हड़प लिया। आई थिंक सो सबको समझ में आ रहा होगा। देखो आगे एक पिंक कलर के बॉक्स में कुछ दिया है, ये किन के बारे में दिया है, छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में दिया है। यहाँ पे लिखा है डू यू नो, क्या तुम जानते हो। मतलब इसमें ऐसा कहा गया कि छत्रपति प्रताप सिंह जो है इन्होंने कुछ कार्य किए थे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, वो अभी हम लोग देखेंगे। छत्रपति प्रताप सिंह मेड प्रोविजन ऑफ वाटर टू द सिटी बाय बिल्डिंग ए वाटर टैंक ऑन द बैक साइड ऑफ यवतेश्वर टेम्पल एंड महाद्रा इन सातारा। देखो छत्रपति प्रताप सिंह ने क्या किया था, सातारा शहर जो है उसमें यवतेश्वर का एक जो मंदिर था उसके पीछे और महाद्रा के जो जगह पे एक वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन किया था या निर्माण किया था, वाटर टैंक बनाया था जो ये पूरे शहर को उसका पानी मिल सके। रोड्स वेर बिल्ट इन द सिटी, और शहरों में क्या किए थे, सड़कें बनाई थी। ट्रीज वेर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, और इन सड़कों के दोनों साइड में क्या किए थे,
ट्री प्लांटेशन किए थे, पेड़ लगाए थे। स्कूल्स वेर बिल्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स फॉर टीचिंग संस्कृत, मराठी एंड इंग्लिश। और देखो, लड़के या लड़की दोनों के लिए इन्होंने स्कूल चालू किए थे। और इन स्कूल में कौन कौन सी विषय पढ़ाए जाते थे? संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी, ये सब सिखाए जाते थे। प्रिंटिंग प्रेस was set up and many useful books were published in 1827। और 1827 में इन्होंने क्या किया था? प्रिंटिंग प्रेस चालू किया था, मतलब जो छापखाना होता है वो चालू किया था। और उस छापखाना की माध्यम से इन्होंने बहुत सारे ऐसे उपयोगी बुक्स का निर्माण किया था, ग्रंथ बनाए थे, छपवाए थे, ताकि लोगों को ज्ञान मिल सके। सभानीति, ए बुक ऑन पॉलिटी, वॉज प्रिंटेड। जो सभानीति नामक जो एक बुक था, ग्रंथ था, ये इन्होंने प्रिंट किया था। ये किसके ऊपर था? पॉलिटी के ऊपर, मतलब प्रशासन के ऊपर, राज्य कैसे चलाना है इसके ऊपर। ही बिल्ट रोड फ्रॉम सातारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़। और इन्होंने सातारा से लेकर महाबलेश्वर तथा प्रतापगढ़ की ओर तक सड़क बनवाई थी। द सेम रोड फर्दर एक्सटेंड टू महाड़। और यही रोड आगे जाके महाड़ तक मिलती है। छत्रपति प्रताप सिंह यूज टू राइट पर्सनल डेली डायरी। और छत्रपति जो प्रताप सिंह जो थे, उनको दैनंदिनी, डेली डायरी का मतलब क्या है? दैनंदिनी, ये लिखने की आदत थी। देखो, अभी हम लोग अगला वाला पॉइंट देखेंगे। अगला वाला जो पॉइंट है उसमें ऐसे कहा गया है कि इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, मतलब कि अंग्रेजी जो सत्ता थी उसके भारत के ऊपर जो परिणाम हुए, उसमें अभी हम लोग देखेंगे कि ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कि दोहरी शासन व्यवस्था। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कि दोहरी शासन व्यवस्था, मतलब दो शासक होते हैं। तो किस तरह से, अभी हम लोग इसमें देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इन्होंने 1765 में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। The company undertook the work of revenue collection, whereas the Nawab of Bengal had to maintain law and orders। देखो, इसमें क्या कहा गया? द कंपनी। द कंपनी, ये जब वर्ड आएगा तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ही यहाँ पे कंपनी कहा गया है, ना कि कोई दूसरी कंपनी का नाम है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। द कंपनी शॉर्ट में समझो, कभी वर्ड आएगा तो आपको यही ध्यान में रखना है कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ध्यान में रखना है। दिस कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, whereas the Nawab of Bengal had to maintain law and orders। मतलब कि कंपनी जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करेगी, मतलब जो लगान या टैक्स के रूप में जो पैसा आएगा वो जमा करेगी और अपने पास रखेगी, तथा जो इसका जो काम है बंगाल में, किसका, शांति और व्यवस्था जो रखने का जो कार्य है, वो किसको सौंपा गया था? बंगाल के नवाब को सौंपा गया था। मतलब यहाँ पे जो बंगाल का जो नवाब है वो भारतीय प्रशासक है, और जो रिवेन्यू कलेक्शन करने वाले जो है वो अंग्रेज है। मतलब यहाँ पे दो जो सरकार जो है वो चल रही है। दिस वॉज नोन एज ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। और इसी व्यवस्था को दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। द इल इफेक्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड। और दोहरी शासन व्यवस्था के जो दुष्परिणाम है वो कुछ समय के बाद हमें दिखाई दिए।
many in the not sorry money in the form of tax went in the pocket of the company officers। देखो, जो पैसे जो है, हम्म, वो लोगों से वसूल किए हुए जो पैसे हैं वो कंपनी के जो अधिकारी जो है उनके जेब में जाते थे। The monopoly of trade in India was given to East India Company and hence many trading companies in England invite them। और देखो, भारत में जो व्यापार जो करने का जो एक अधिकार मतलब मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब क्या है? एक अधिकार, मतलब किसी दूसरे को देने का ही नहीं ट्रेड करने के लिए। तो ऐसी जो मोनोपोली जो ऐसा जो एक अधिकार जो है वो केवल किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। और इसी के चलते हुए मैनी ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड इनवाइट देम। और जो इंग्लैंड में जो बहुत सारी जो कंपनी जो थी वो इसकी वजह से क्या होती थी? ईर्ष्या उत्पन्न होती थी उनके मन में या जलते थे। द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंपनी इन इंडिया रिसीव्ड क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट लॉ टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी। देखो, इसके चलते हुए भारत में चल रहे जो कंपनी के प्रशासन के ऊपर इंग्लैंड में क्या की गई? क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना की गई या उनको कुछ गलत सलत कहा गया, उल्टा सीधा कहा गया। तब जाके कंपनी ने प्रशासन के ऊपर क्या किया कि सम इम्पोर्टेंस लॉ टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी, मतलब कंपनी ने कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड में पार्लियामेंट में कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। अभी देखो आगे वाला हम लोग देखेंगे पॉइंट। ये जो सब पॉइंट्स है, ड्यूअल गवर्नमेंट, अगला वाला जो पॉइंट है ये एक दूसरे को इंटरकनेक्ट है। एक्ट पास बाय पार्लियामेंट मतलब क्या कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द बंगाल गवर्नर केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल। देखो, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार, आपको कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रेगुलेटिंग एक्ट कौन से ईयर का है? 1773 आपको आंसर देना है। बट इस रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसके अनुसार क्या कहा गया है कि जो बंगाल के जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल का जो पद है वो बहाल किया गया या दिया गया। According to this act, Lord Warren Hastings became the Governor General of India। और इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड जो वॉरेन हेस्टिंग जो है ये क्या हुए? गवर्नर जनरल हुए इंडिया के। He got the right to control the policies of Mumbai and Madras province। और उन्हें मुंबई और मद्रास जो प्रांत है उनकी नीतियों पर, उनकी पॉलिसीज, उनकी जो चलाने की जो सिस्टम है उस प्रांत को, तो उसके ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ। ए कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स वाज सेट अप टू असिस्ट हिम। और 4 सदस्यों की एक समिति जो है वो गठित की गई उनके ऊपर क्या करने के लिए? ध्यान रखने के लिए या सहायता करने के लिए। In 1784, Pitt's India Act was passed. The act provided for appointment of a permanent board of control for better regulation and management of affairs of East India Company in India। देखो, in 1784 Pitt's India Act was passed। भारत में 1784 को एक पिट्स इंडिया एक्ट करके कानून पारित हुआ। वो किस लिए पारित हुआ? द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी।
जो कंपनी द्वारा भारत में जो चलाई जा रही थी, जो शासन जो व्यवस्था थी, उसके ऊपर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने हेतु पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने हेतु एक स्थायी रूप की जो नियंत्रण परिषद जो है वो गठित की गई थी। परमानेंट कंट्रोल बोर्ड ये स्थापित किया गया था। इन 1813 and 1833 and 1853 new law were passed by parliament to make certain change in the working of the company। और देखो क्या हुआ था कि 1813 1813, 1833 1833 और 1853 मतलब 1853, इन तीनों सालों में क्या किया गया था कि कंपनी की जो शासन व्यवस्था जो है उसमें चेंज करने के लिए सर्टेन चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी की जो शासन व्यवस्था है इसमें फेरबदल करने के लिए, चेंजेस करने के लिए कानून पार्लियामेंट में बनाए गए थे। इन दिस वे देयर इवॉल्व एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस प्रकार कंपनी के प्रशासन के ऊपर ब्रिटिश जो सरकार है उसका अप्रत्यक्ष तरह से वहाँ पे क्या हो गया था, कंट्रोल हो गया था, नियंत्रण आ गया था। विद द एमरजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप इन इंडिया। देखो अंग्रेजी सत्ता जैसे जैसे भारत में आई और उसकी जब फैलाव हुई तो उसके पीछे पीछे भारत में एक नई तरह से एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, प्रशासन का जो सिस्टम है वो रूढ़ हुआ था। सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम बिकेम द मेन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और देखो इसके चल के मतलब सिविल सर्विस मतलब क्या कि प्रशासन के जो नौकर जो होते हैं, जो सर्विसेज जो होते हैं वो। बाद में आता है मिलिट्री, मतलब क्या कि सेना, पुलिस फोर्स मतलब पुलिस बल, और जुडिशियल सिस्टम मतलब न्याय प्रणाली जो है वो क्या हुए थे, ये जो सब है अंग्रेजों के भारत में चलाए जा रहे शासन के प्रमुख आधार स्तंभ थे। मुझे लगता है कि आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा। हम लोग लेसन के 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो है वो यहाँ तक ही हुआ है। सेकेंड पार्ट में अभी हम लोग आगे वाले पॉइंट्स देखेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो पॉइंट है, सिविल सर्विसेज है, मिलिट्री है, पुलिस फोर्स है, जुडिशियल सिस्टम है, ये सब जो पॉइंट्स है वो हम लोग उसमें देखेंगे। आई थिंक सबको समझ में आया होगा।